नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में। NISM सीरीज 6 चैप्टर 9 वी आर अबाउट टू एंड। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। चैप्टर 9 इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में रहेगा। कॉर्पोरेट एक्शंस बेसिकली क्या होते हैं समझ लीजिए आसान भाषा में। इंट्रो की मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं कि कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे आउट करना है। जैसे जीसेक सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं, उनमें इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है। तो वो पे करना है तो वो कॉर्पोरेट एक्शंस में आता है। उसकी डेट डिसाइड होती है, राइट। तो उसमें डिविडेंड डिक्लेयर होता है, इंटरेस्ट डिक्लेयर होता है। ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस में आता है। कोई भी डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस इशू करना है, स्प्लिट करना है, स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है तो स्प्लिट करना है तो वो भी कॉर्पोरेट एक्शंस में है। अगर वोटिंग, ई वोटिंग चल रही है और आपको इन्फॉर्म किया जाना है तो वो भी कॉर्पोरेट एक्शंस में आएगा। तो ये सारी चीज़, कंपनी के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इट कम्स अंडर कॉर्पोरेट एक्शंस। बेसिकली समझो एक चीज़ को, दोबारा से फिर से वही चार्ट बनाता हूँ मैं जो हम बार बार बनाते आ रहे हैं। देखिए, दिस इज डिपॉजिटरी, ये डिपॉजिटरी है। दिस इज डिपॉजिटरी, इसके पास सर्वर है। ये एक सर्वर है, सर्वर लिख देता हूं मैं। सर्वर क्यों लिख रहा हूं मैं, समझिए इस चीज को। सर्वर के अंदर शेयर्स हैं, शेयर्स, ठीक है। इस सर्वर का एक्सेस किसके पास है? आरटीए के पास है, और क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग हाउसेस के पास है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने लाइसेंस लिया है किससे? सेबी से। तो क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग हाउसेस के पास इसका सर्वर होता है। अब टेक्निकली आरटीए जो है वो कॉर्पोरेट एक्शंस का किंग है। वो उसी की वजह से कॉर्पोरेट एक्शंस हो पाते हैं, ये समझिए, इस तरीके से समझिए। अब मान लो रिलायंस, मैं रिलायंस हूं, रिलायंस, मुझे क्या करना है? डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डिविडेंड। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये लिस्ट चाहिए, वो लिस्ट चाहिए कि इन इन लोगों के पास मेरे शेयर्स हैं, ये मेरे शेयर धारक हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर लिस्ट। तो इस सिचुएशन में रिलायंस क्या करेगा? किसके पास जाएगा? क्या वो सीधा सीडीएसएल को बोलेगा, एनएसडीएल को बोलेगा? नहीं, वो किसको बोलेगा? वो बोलेगा आरटीए को। किसको बोलेगा? आरटीए को, कि जी हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है और आप हमें बताओ कि उस पर्टिकुलर दिन किस किस के पास हमारे शेयर थे। पर्टिकुलर दिन क्यों बोल रहा हूं वो मैं समझाऊंगा। तो आरटीए क्या करेगा? आरटीए ये लिस्ट निकाल के किसको मेल करेगा? रिलायंस को। रिलायंस इज नॉट ओनली रिलायंस, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो रिलायंस के पास वो लिस्ट आ गई जहां से वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है। रिलायंस को कोई भी और कॉर्पोरेट एक्शंस करना हुआ, मान लो उनको शेयर स्प्लिट करना है, तो तब भी उन्हें क्या चाहिए? ये लिस्ट चाहिए। उनको बोनस इशू करना है तब भी लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो उस केस में ये लिस्ट कौन प्रोवाइड करेगा? आरटीए प्रोवाइड करेगा। किसके बेसिस पे प्रोवाइड करेगा? डिपॉजिटरी के बेसिस पे करेगा, ठीक है। आप ये समझिए, डिपॉजिटरी राजा है और आरटीए और
क्लियरिंग मेंबर्स क्या हैं, उसके सलाहकार या फिर उसके काम नुमाइंदे हैं, ठीक है। तो डिपॉजिटरी के बेसिस पे ये काम होगा, ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक तो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब इंट्रो पे दोबारा से आ जाते हैं। अगर आपको ये चार्ट समझ में आए, ये सब हमने बहुत बार कर लिया है। ये डिपॉजिटरी, इसका हाथ होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है, और इसके साथ अकाउंट खुलता है क्लियरिंग मेंबर का, इन डिपॉजिटरी के साथ भी अकाउंट खुलता है। फिर ये बीओ अकाउंट हो जाते हैं, बायर और सेलर, ठीक है। ये हमने 7th चैप्टर में भी पढ़ा था। क्लियरिंग मेंबर के पास एक्सेस होता है, ठीक है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बची है अब आपके लिए, ठीक है। बहुत बार डिस्कस कर दिया है, राइट। इंट्रोडक्शन अब अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई एक तो कैश एक्शंस होते हैं, कैश, एक नॉन कैश होते हैं। कैश के अंदर कौन सा आता है? कैश के अंदर आता है डिविडेंड और इंटरेस्ट। नॉन कैश एक्शंस कौन से होते हैं? नॉन कैश में आ जाते हैं स्प्लिट, बोनस, राइट्स इशू, ई वोटिंग, ठीक है। ये सब क्या है? कैश और नॉन कैश एक्शंस। इसको इस तरीके से टेबल फॉर्म में आप लिख लीजिए, ठीक है जी। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, करेक्ट। अब टेक्निकली कंपनी किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करती है, देखो जरा। मान लो ये रिलायंस है, वो क्या करेगी? वो एक एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एक मीटिंग रखेगी। उसमें ये डिसाइड होगा कि हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। टेक्निकली जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो डिविडेंड देती है, ठीक है। और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो अब डिविडेंड का क्या होगा? कट ऑफ डेट होगा। कट ऑफ डेट क्या होता है समझ लीजिए। साल में मान लो कोई भी एक डेट डिसाइड कर लेंगे। आज मान लो जैसे 10 नवंबर है, तो ये एक डेट डिसाइड कर लेंगे कि हम 20 नवंबर की कट ऑफ डेट रख देते हैं। 20 नवंबर को जिस भी बंदे के पास हमारे शेयर्स होंगे हम उनको डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। तो 20 नवंबर को आपके पास शेयर होने चाहिए, ठीक है जी। अगर 20 नवंबर को, अगर आपने 20 नवंबर को ही बेच दिया तो 20 नवंबर को 3:30 बजे के बाद आपके अकाउंट में शेयर नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। 3:30 बजे के बाद आपके पास हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो 20 नवंबर की कट ऑफ डेट डिसाइड हो गई और 20 नवंबर को अब रिलायंस एजीएम में डिसाइड हो चुका है। अब रिलायंस क्या करेगा? मेल करेगा किसको? आरटीए को, और ये नोटिस अपलोड कर देगा एनएससी और बीएससी की साइट पे। एनएससी और बीएससी को ये लेटर भेज देगा कि जी ये हमने डिसाइड किया है, और सेबी को भी ऑब्वियसली ये चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। अब मेल करेगा आरटीओ को दैट हम ये चीज़ हमने डिसाइड की है और हम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, हम राइट्स इशू करना चाहते हैं, हम बोनस इशू करना चाहते हैं, हम स्प्लिट शेयर को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमने डिसाइड की है। तो आप बताइए कि 20 तारीख को किस किस शेयर धारक के पास हमारे शेयर मौजूद हैं, वो चीज़ आप हमको लिस्ट दे दीजिए, ठीक है। अब आरटीए क्या करेगा? आरटीए के पास एक्सेस होता है। आरटीए हैज़ एक्सेस टू डिपॉजिटरी अकाउंट। तो वो क्या करेगा? ये लिस्ट किसको दे देगा? रिलायंस को। ये फैसिलिटेट करेगा प्रोसेस को, ठीक है। ऑब्वियसली डिपॉजिटरी उसको उसके लिए चार्ज देती है, कोई फ्री में काम थोड़ी होता है।
फ्री में काम नहीं होता। तो हमारा कैम्स केफिन टेक्नोलॉजी क्या काम करते हैं, ये RTA का काम करते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करते हैं, ये पूरा खाका बना के रखते हैं कि किस किस डेट पे किस लोगों के पास ये शेयर्स मौजूद थे, और ये तुरंत कंपनी को प्रोवाइड करवा देते हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब रिलायंस के पास लिस्ट आ गई, रिलायंस क्या करेगा, डिविडेंड भेज देगा। डिसबर्समेंट लिख दो इसको, ठीक है। डिसबर्समेंट करेगा कैसे, RBI ने जो गाइडलाइंस दी है उस हिसाब से डिसबर्समेंट होगा। RBI ने क्या कहा है, RTGS करोगे, NEFT करोगे, ठीक है। इस तरीके से डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। अब 1 बाय 1 करके हम पूरा चैप्टर अब किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उसको समझ लेते हैं। मैंने एक तरीके से सब कुछ समझा दिया है। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है बुक में क्या क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस, प्रोसीजर ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस, इसमें क्या बताया गया है, RTA इन्फॉर्म्स डिपॉजिटरी, it informs depository participant, sent the required document to company, cut off date, एंड मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये सब प्रोसीजर हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के, ये सब ऑलरेडी मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ बताने में कहीं ना कहीं भूल गया कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भी इन्फॉर्म करना होता है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टेक्निकली क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका गुरु, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, ये सब ये क्या करते हैं, अपडेट्स दे रिकॉर्ड को अपडेट करने का मतलब क्या है, रिकॉर्ड को अपडेट करने का मतलब है कि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अब इनको साल के अंत में टैक्स रिपोर्ट भी तो देनी पड़ती है ना हर क्लाइंट को। तो हर क्लाइंट को टैक्स रिपोर्ट कैसे जाएगी, जब उसको डिविडेंड मिला है तो वो डिविडेंड अपडेट कर दिया जाएगा उनकी अकाउंट के अंदर, तब टैक्स रिपोर्ट बनेगी, राइट। अगर उससे पहले आप देखेंगे तो उससे पहले टैक्स रिपोर्ट नहीं बन सकती, उससे पहले नहीं बन सकती। तो सोचो काम कितना है। अब डिपॉजिटरी खुद कुछ कर नहीं रहा है, सब काम कौन कर रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कर रहा है, क्लियरिंग मेंबर कर रहा है, RTA कर रहा है, और पैसे कमा कौन रहा है, डिपॉजिटरी। हलवा बिजनेस है, कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। तो कभी खरीदना हो ना, ये मेरा सजेशन भी है, कभी बिजनेस खरीदना हो, बिजनेस मतलब शेयर खरीदना हो, तो ऐसा शेयर खरीदो हलवा बिजनेस, खुद लाइबिलिटी है ही नहीं। अब रिलायंस को देखो कितना काम करना पड़ता है, रिलायंस को दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं, है ना। कोई अडानी जी को कितने मशीन आएगी, ये आएगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी। डिपॉजिटरी देखो, डिपॉजिटरी का क्या काम है, किस तरीके का बिजनेस, क्रिस्टल किस तरीके का, इकरा किस तरीके का बिजनेस है, कैम्स, राइट, ये हलवा बिजनेस टाइप है। इसमें वो कहते हैं ना, कस्टमर खुद झुके पड़त है, कस्टमर को झुकावे पड़त है ना। आपने पीके अगर देखी हो तो कस्टमर खुद आता है भाई, ठीक है। डिपॉजिटरी खुद आएगी, खुद लाइसेंस अप्लाई करेगी, क्लियरिंग मेंबर खुद आएगा, लाइसेंस अप्लाई करेगा, RTA खुद आएगा, लाइसेंस अप्लाई करेगा। उसके बाद BO खुद आएगा, BO खुद जाता है ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। तो डिपॉजिटरी को किसी के पास जाना पड़ रहा है नहीं। तो ऐसा बिजनेस करो, ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ, ठीक है। स्टिल नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, बट आई एम टेलिंग यू कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू माइंडसेट कि किस तरीके से बिजनेस आइडेंटिफाई करना चाहिए। हलवा बिजनेस में पैसा लगाओ,
राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे हलवा बिजनेस में पैसे लगाओ। हलवा बिजनेस इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है, क्रिसिल हलवा बिजनेस है, राइट। BSC NSC हलवा बिजनेस। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट दे दिया किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो ये था प्रोसीजर। सेकंड हम हेडलाइंस देख लेते हैं। सेकंड हेडलाइन है कैश एंड नॉन कैश। ये हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है। थर्ड हेडलाइन है आपकी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और प्लेज सिक्योरिटीज। इसमें बेसिकली होता क्या है, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और प्लेज सिक्योरिटीज में होता क्या है, अगर आपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, ठीक है, आपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, तो आपको डिविडेंड तो आएगा, ओनर तो आप ही हो, डिविडेंड आएगा। बट वहां पे एक चीज और लिखी होगी कि आपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, शेयर्स प्लेज मींस आप कॉर्पोरेट एक्शंस का पार्ट तो बनेगे, बट एक्चुअल ओनर कोई और है, ठीक। ये था 9th चैप्टर, बहुत ही इजी सा सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था इसमें। स्टिल क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, देखो जरा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश कॉर्पोरेट एक्शंस। कौन सा है कैश कॉर्पोरेट एक्शन? इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट और डिविडेंड में से कौन सा है? डिविडेंड इसमें है, सिंपल है। नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन कौन सा है? कोई भी जिसमें आपका बोनस इशू हो रहा है, राइट इशू हो रहा है, या फिर स्प्लिट हो रहा है, ऐसा कुछ ढूंढो। ऑल बेनिफिट्स अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स बोथ मॉनेटरी, पहला वाला है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस इज अनाउंस्ड बाय। कौन अनाउंस करता है? ऑब्वियसली AGM मीटिंग किसकी होती है? कंपनी की होती है, उसमें अनाउंस होता है और उसके बाद इन्फॉर्म किया जाता है RTA को, डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, ठीक है, सेबी को, NSE को, BSC को। तो ये सारा काम किसका है? कंपनी का है, ठीक है। डिपॉजिटरी इसमें कुछ नहीं कर रहा। डिपॉजिटरी, आपने मुझसे सुना है कि डिपॉजिटरी ऑपरेशन में डिपॉजिटरी ने ये किया? चुपचाप पैसे लेने का काम है, पैसे गिनने का काम है, गल्ले पे बैठ के, राइट। तो रिकॉर्ड डेट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस्ड बाय इशूअर, जो भी सिक्योरिटी का इशूअर है, जो भी कंपनी का ओनर है या कंपनी जो चला रहा है, कंपनी बताएगी ना सबको, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनी शुड मैंडेटरीली प्रिंट द बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश्ड बाय डिपॉजिटरीज ऑन द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल जी, उनको बताना पड़ेगा कि NEFT करेंगे, RTGS करेंगे, या कौन सा मोड ऑफ पेमेंट यूज करेंगे, वो डेफिनेटली बताना पड़ेगा, ट्रू, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 9। आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू कैन लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। हम एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे। ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग अ कोर्स ऑन दिस कैंडल स्टिक पैटर्न्स, और उसके बाद भी कुछ और चीज़ें डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा, राइट। तो आपको अगर पढ़ाने का, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल मीट इन upcoming videos, right? Thank you so much guys, enjoy.